नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अब से कुछ देर पहले पटना में बिहार चुनावों को लेकर एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनडीए में शामिल सारे घटक दल शामिल हुए। इस बैठक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लीड किया। तो ये कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच वक्फ बिल को लेकर क्या कोई बात हुई है, क्योंकि नीतीश बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वक्फ बिल की वजह से आने वाले चुनावों में उनकी सीटें कुछ कम हो जाएं। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। खबर यह है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, विपक्ष से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि विपक्षी खेमे में आपसी मनमुटाव और गुटबाजी ही चल रही है। कहीं किसी बात पर सहमति बनती नहीं दिख रही। आरजेडी तेजस्वी को सीएम फेस बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही होगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। बिहार में एनडीए में नीतीश के नाम पर सब तैयार, महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर दरार। बिहार में मोदी और नीतीश 8वीं बार एक साथ लड़ेंगे और बम्पर जीतेंगे। महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर तनातनी, सीट बंटवारे में भी आनाकानी। बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वो समझ में नहीं आती। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बस कुछ ही महीनों के बाद चुनाव हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा बिहार का सीएम। एक तरफ है 74 साल के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो 9 बार के मुख्यमंत्री हैं, और सवाल है कि क्या वो 10वीं बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ है 35 साल के तेजस्वी यादव, जो 2 बार के डिप्टी सीएम हैं। सवाल है कि क्या इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल हैं, तरह तरह के सवाल हैं। विरोधी कहते हैं कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज अमित शाह ने साफ कर दिया कि इस बार का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। अब अमित शाह ने यह सीधे तो नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन राजनीति में इतना भर कह देना भी बड़ा संकेत नहीं, बड़ा बयान होता है। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर, हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। अब एक तरह से यह दिख रहा है कि नीतीश कुमार का नाम तय हो गया है कि वो एनडीए के सीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल क्या है? सवाल है उनकी विश्वसनीयता का, कि कहीं फिर से गठबंधन तो नहीं बदल देंगे। वो पहले भी कर चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीते। हालांकि फिर पलटी मारकर 2017 में बीजेपी के साथ चले आए। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा और जीते। लेकिन फिर अगस्त 2022 में फिर से पलटी मारकर वापस आरजेडी के साथ चले गए और 2024 जनवरी में फिर से बीजेपी के साथ घर वापसी कर ली। फिर लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। अब विधानसभा की बारी है और नीतीश कस्में खा रहे हैं कि गलती हो गई थी, अब नहीं होगी, अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो हम लोग जब आए, और हम ही लोग तो एक ही साथ थे,
तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले लिया 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप जरा देखिए, हम लोग मिल करके और कितना काम। बिहार में एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। यह साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एनडीए की वर्किंग और कोऑर्डिनेशन और ज्यादा स्मूथ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में आपसी फूट और झगड़े ही झगड़े दिख रहे हैं। एनडीए नीतीश के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन में आरजेडी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस ही तैयार नहीं है। इसी हफ्ते मंगलवार को दिल्ली में बिहार को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। अंदर बहुत कुछ तय हुआ होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर क्या तेजस्वी यादव को समर्थन देना है, यही तय नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने इसी पर अड़ंगा लगा दिया। वही पुरानी रणनीति और बयान कि पहले चुनाव होने दीजिए, मुख्यमंत्री बाद में तय करेंगे। क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे? क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं? इस विषय पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, घोषित करना है, नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव बीजेपी और उनके साथी दल को इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए मजबूती से लड़कर जीतने का प्लान करेगा। आरजेडी अगर तेजस्वी के नाम को आगे करना चाहती है तो उसके पीछे उसकी अपनी रणनीति है। पिछले चुनाव का रिजल्ट है। बिहार की कुल 243 सीटों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसने 75 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसने 74 सीटें जीती। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार थे, उन्हें सिर्फ 43 सीटें मिली थी। अब अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव को उनके गठबंधन की कमजोर परफॉर्मेंस ने हराया। तेजस्वी ने तो खुद बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऐसा ही प्रदर्शन अगर कांग्रेस भी करती तो तेजस्वी जीत जाती, क्योंकि 243 में से तेजस्वी यादव सिर्फ 144 सीटों पर लड़े, 70 सीटें कांग्रेस को दे दी। 144 में से तेजस्वी 75 जीते, यानी 52% का स्ट्राइक रेट। कांग्रेस पार्टी 70 में से सिर्फ 19 जीती, यानी कि 27% का स्ट्राइक रेट। इसीलिए माना जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को इस बार सीटें भी कम देना चाहती है। अब यह तो सीधा सीधा यही दिखाता है कि आरजेडी के लिए कांग्रेस एक बोझ हो गई है और बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए तो जब अमित शाह चुनावी रैली के लिए बिहार पहुंचे तो सीधे कह दिया कि लालू यादव तो पूरा परिवार ही सेट कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि बिहार में कैंपेन कैसे लीड करनी है। बीजेपी को पता है कि बिहार में लालू यादव के नाम का मतलब है घोटालों को गिनाना। लालू यादव चारा घोटाले के सजायाफ्ता हैं
और अमित शाह के तेवरों ने आज बता दिया है कि आने वाले कुछ महीनों तक लालू यादव कैसे उनके टारगेट पर रहने वाले हैं, वो कोई लिहाज नहीं करने वाले। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया, और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। आज शाम को पटना से आई इन तस्वीरों ने विरोधी कैंप में खलबली मचा दी है। एक तरफ एनडीए है जिसमें सब कुछ ठीक लग रहा है, गठबंधन धर्म का पूरा सम्मान हो रहा है। अमित शाह के एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान खड़े हैं। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाते थे। लेकिन गठबंधन के अंदर एक दूसरे का सम्मान करना होता है और एनडीए में ये सब कुछ हो रहा है। चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन एनडीए की तैयारी देखकर लग रहा है कि वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। जितने सहज माहौल में आज की तारीख में एनडीए के तमाम घटक दल लगातार निरंतरता में बैठ रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक हुई, यहाँ पे भी बैठक हुई, ये अपने में बताने के लिए काफ़ी है कि आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का हर एक घटक दल हैंड एंड ग्लव्स की तरह आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। जो मजबूती आज की तारीख में एनडीए के घटक दलों की एकता की है, मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बटा हुआ विपक्ष आज दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन के भीतर ही अलग अलग घटक दलों के बीच ही वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है, और वो दूरियां और दरारें महागठबंधन में दिख रही हैं। कांग्रेस और राजद के बीच में खास तौर पर जहां महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई एक दिखाई दे रही है कि कौन ज़्यादा सीट पर लड़ेगा, जहां राजद इस बात का आरोप लगाती नहीं मानती भी है कि अगर पिछली बार राजद की सरकार नहीं बनी तो वो 70 सीटें कांग्रेस को देने की वजह से हुआ। ऐसे में 70 सीटें या उससे ज़्यादा की महत्वाकांक्षा कांग्रेस की है, और जो दिखाई भी दे रहा है उनके प्रभारी हों। आज अमित शाह ने यह ऐलान कर ही दिया कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी और नीतीश कुमार 8वां चुनाव एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। इसकी शुरुआत 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से हुई थी। उस साल 2 बार चुनाव हुआ। पहला चुनाव हुआ फरवरी 2005 में। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में लड़े, लेकिन किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 37 और जेडीयू को 55 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रहे। दूसरी बार उसी साल अक्टूबर में चुनाव हुए। फिर से बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में लड़े। जेडीयू को 88 और बीजेपी को 55 सीटें मिली। सरकार बनाने में कामयाब रहे। फिर आया 2009 लोकसभा का चुनाव। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा। जेडीयू ने 20 सीटें जीती और बीजेपी को 12 सीटें मिली, यानी 40 में से 32 सीटें दोनों ने मिलकर जीत ली। फिर आया 2010 का विधानसभा चुनाव। फिर से गठबंधन में दोनों लड़े। बीजेपी ने 91 सीटें जीती, जेडीयू ने 115 सीटें जीती। बम्पर जीत के साथ दोनों ने फिर से बिहार में गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव आते आते नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रामविलास पासवान के साथ नया गठबंधन कर दिया। नतीजा यह हुआ
कि बीजेपी ने जीती 22 सीटें, रामविलास पासवान को मिली 6 सीटें और बीजेपी से अलग लड़ने वाले नीतीश कुमार सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गए। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने कांग्रेस और आरजेडी से हाथ मिला लिया, बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बना दिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सिर्फ 53 सीटों पर सिमट गई। लालू यादव को 80, नीतीश कुमार को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली और महागठबंधन की सरकार बनी। फिर नीतीश कुमार 2017 में पलटी मारकर वापस एनडीए में आए और 2019 का लोकसभा चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा। अब बीजेपी का गठबंधन बड़ा हो चुका था। बीजेपी, नीतीश और रामविलास के गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो बीजेपी और नीतीश कुमार फिर से गठबंधन में लड़े। नीतीश को 43 और बीजेपी को 74 सीटें मिली और दोनों सरकार बनाने में कामयाब रहे। नीतीश फिर पलटी मारकर दूसरे खेमे में गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लौट आए। लेकिन इस बार एनडीए और बड़ा हो चुका था। बीजेपी, नीतीश, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन ने 40 में से 30 सीटें जीती। तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनके लिए बेहतर यही है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ें और बीजेपी भी ये समझती है कि नीतीश कुमार उसके लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो नीतीश के सहारे लालू यादव के कास्ट कॉम्बिनेशन के समीकरणों को तोड़ सके। बिहार के जाति आधारित सर्वे के मुताबिक राज्य की आबादी में 36% ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा आबादी है और ये माना जाता है कि ये वो समुदाय है जिसके वोटर्स नीतीश कुमार को चुनते रहे हैं। इसी ईबीसी वोट बैंक के लिए बीजेपी को बिहार में नीतीश की जरूरत है। बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार जातिगत वोट बैंक को साधेंगे और बीजेपी वोटर को मोदी के काम गिनाकर अपने पक्ष में करेगी। बीजेपी ने अभी से ही ये कोशिश शुरू कर दी है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां लालू यादव को पूछना आया, 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री थे। आपने बिहार के लिए किया। 10 साल के अंदर जो आप 2004-05 में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे, वो 23,000 करोड़ के बजट को एनडीए सरकार ने 13 गुना बढ़ाकर 3,23,000 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय जो 8,000 थी वो 66,000 करने का काम किया और गरीबी की रेखा के नीचे जो आबादी 54% थी उसको कम कर 33% करने का काम किया। और लालू जी, आप जब केंद्र में मंत्री थे, 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया जरा हिसाब किताब लेकर आओ। 2,80,000 करोड़ बिहार की जनता को सिर्फ आपने दिया था और बिहार की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 10 साल आरजेडी कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। 2,80,000 करोड़ के सामने हमने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को देने का काम किया। आज तक ज्यादातर चुनावों में बिहार के वोटर ने जातिगत समीकरणों को आगे रखकर ही वोट दिया है। बीजेपी उस वोटर के सामने सीधे 2 ऑप्शन रखना चाहती है। एक तरफ मोदी और नीतीश की जोड़ी है जो बिहार को लगातार आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ लालू यादव का विकल्प है जिनसे घोटाले और जंगल राज जुड़ा हुआ है। चुनाव बिहार के वोटर को करना है। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है,
हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। नेपाल में हिंसा को 48 घंटे बीत चुके हैं। काठमांडू की सड़कें खाली हैं, पुलिस और फोर्स सड़कों पर तैनात हैं। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश हैं। राजा और राजा के समर्थकों पर एक्शन शुरू हो चुका है। राजा ज्ञानेंद्र शाह की सिक्योरिटी घटा दी गई है। जहां जहां हिंसा हो रही है उसकी भरपाई का नोटिस राजा के घर पर चिपकाया जा रहा है। राजा ज्ञानेंद्र पर अब तक 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना लग चुका है। राजा के समर्थक दिखते ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। राजा की पार्टी आरपीपी कल शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। नेपाल में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। नेपाल में कितनी आग अभी और लगनी बाकी है, ग्राउंड की रिपोर्ट देखिए। हिंदू राष्ट्र पर नेपाल में हिंसा क्यों भड़की? हिंसा का जिम्मेदार कौन, राजा या ओली? राजशाही पर नेपाल में क्यों मचा बवाल? इसका जिम्मेदार कौन, राजा या ओली? शांत प्रोटेस्ट अचानक से उग्र क्यों हो गया? इसका जिम्मेदार कौन, राजा या ओली? क्या हिंसा के लिए लोगों को उकसाया गया? जिम्मेदार कौन, राजा या ओली? नेपाल में हिंदू राष्ट्र की तैयारी, अब राजशाही की बारी। थमी नहीं चिंगारी, आग अभी बाकी है। यह आशंका यूं ही नहीं है। हिंसा के जो सबूत मिल रहे हैं, जो प्रमाण दिख रहे हैं, जो वीडियो चल रहे हैं, उसके बाद तो यही लग रहा है कि अभी ये चिंगारी थमी नहीं है, आग अभी बाकी है। सबसे ज्यादा सवाल ओली सरकार पर है। आरोप है कि हिंदू राष्ट्र और राजशाही की डिमांड से ओली डर गए हैं। इसीलिए ओली सरकार ने ही राजशाही और हिंदू राष्ट्र के आंदोलन को भड़काया है, ताकि हिंसा का नाम देकर पूरे आंदोलन को कुचला जा सके। ये आरोप ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वाले बार बार ये वीडियो दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि इस बिल्डिंग में एक जानवरों का अस्पताल है और यहीं पर एक न्यूज चैनल भी है। वहां से पुलिस ने शांत प्रोटेस्ट पर आंसू गैस के गोले चलाए, रबर की गोलियां चलाई, जिससे प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इसके बाद समर्थकों ने पत्थर चलाने शुरू किए। इस वीडियो में देख सकते हैं कि तिनकुना मैदान में एक मंच सजा हुआ है। वहां पर नेता मंच पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसी दौरान टीयर गैस के कई गोले आकर गिरते हैं, जिसके बाद से वहां भगदड़ मच जाती है। आरोप तो ये भी है कि प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां भी चलवाई गई, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। उसके बाद ही हिंसा भड़क गई। तिनकुना मैदान पर सुबह 8 बजे से राजशाही समर्थक जुटना शुरू हुए थे। 12 बजे तक सब सही था। इस दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे टीयर गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। जब जानवरों के अस्पताल की छत से पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा और प्रदर्शनकारियों के मंच पर गिरा, इसके बाद भीड़ से 400 लोग गुस्सा हो गए। ये सभी हाथों में पत्थर लेकर अस्पताल और न्यूज चैनल के दफ्तरों पर पत्थर चलाने लगे। नेपाल में राजशाही समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि दोबारा से राजतंत्र की बहाली हो और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है राजा को वापसी लाने का, शुक्रवार को ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र हो गई? ये तस्वीरें समझाने के लिए इस वक्त हम काठमांडू के तिनकुना इलाके में एक अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये तिनकुना ग्राउंड है और यहीं पर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, दुर्गा इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। तभी ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र होकर बाहर आ गई? ये पूरा शीशा आप देख सकते हैं।
ये जानवरों का अस्पताल है। बाहर से इस अस्पताल के ऊपर पथराव किया भीड़ ने। जो बगल की बिल्डिंग थी जिसमें एक न्यूज़ चैनल का दफ्तर था उसको पूरी तरीके से जला दिया गया। पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, रबड़ बुलेट से फायरिंग की गई। और ऐसी क्या वजह थी कि ये फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को और ये पथराव यहाँ पर हुआ? इस अस्पताल के कुछ एम्प्लॉई हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे नीचे आंदोलन हो रहा था राजाबादी और प्रजावादी को लेकर, और हम लोग इधर अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, नीचे भी देख रहे थे। ऐसा माहौल था जस्ट आंदोलन ही हो रहा था। फिर अचानक से मतलब वो आंसू गैस होता है ना, वो फैलने लगा। फिर हम लोग ऐसे देखे, फिर अचानक धुआं फैलने लगा। इधर शीशे लोग सब शीशे फूटने लगा। फिर हम लोग उधर कुकुर लोग को रखने का केज है, उसमें जाके छुप गए। मैं और 2 डॉक्टर लोग भी थे। उसके बाद थोड़ा छुपे, फिर लोग हमें बचाने आए गेट में। हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम भी नहीं था बाहर निकलने का। फिर और भैया लोग आए बचाने हम लोग के लिए। कितनी देर चला होगा ये जो पथराव हुआ? हम लोग नॉन स्टॉप 45 टू 50 मिनट भीतर ही रहे। ये आप देखिए, ये जो एक यहाँ पर डॉक्टर्स का एक रूम है, इसके अंदर इन लोगों को हाँ कुत्ते लोग को रखने का। अच्छा, मतलब जानवरों का अस्पताल है तो यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। लेकिन जब भीड़ हमलावर हो गई, बाहर से पथराव हुआ, तो इसके अंदर जो यहाँ के एम्प्लॉइज थे और डॉक्टर्स थे वो यहाँ पर छिप गए। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने बताया, जानवरों को रखने वाली जगह पर छिपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। बगल में न्यूज चैनल में आग लगा दी गई थी। आग की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया था। लगा था कि ये सब जलकर मर जाएंगे, लेकिन बाद में पुलिस आई, जिसके बाद वो भी किसी तरह बच पाए। हम नहीं बच पाएंगे ऐसा भी लग रहा था। बहुत डूंगे आ रहे थे, बाहर पूरा गोली सोली चल रहा था। फिर हम लोग को बचाने आए कुछ भैया लोग इधर गेट में। अब जो भी होगा डूंगा लगेगा, आप लोग इधर आ जाइए। फिर हम लोग वो कैसे सेफ्टी वगैरह करके गेट तक गए। फिर 20-25 लोग सीढ़ी में फंसे हुए थे। सीढ़ी में फंसे हुए थे। फिर पता चला हमको कि बाहर आग लग गया है। पूरा मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा। फिर हम लोग को पोलने लगा, पूरा फेस वगैरह इधर होता है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगा। फिर उसके बाद हम लोग सोचे अब कैसे भी निकलना ही होगा। फिर हम लोग निकले। जब नीचे निकले, लोग को शांत हो गया डूंगा फैलना। हम लोग को देखा ना, मतलब आदमी निकल रहा है, तो डूंगा थोड़ा शांत हो गया। फिर उसके बाद हम लोग निकले, फिर चले गए। ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं और इस जो सीढ़ियाँ हैं इसमें काफ़ी लोग 25-30 लोग इन सीढ़ियों में फंस गए थे, क्योंकि बगल की बिल्डिंग में आग लग गई थी, बाहर भीड़ थी, तो अपनी जान बचाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हो गया था। फिलहाल हालांकि हालात यहाँ के शांत हैं, लेकिन जो राजशाही समर्थक हैं उन्होंने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि या तो राजतंत्र की बहाली की जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वरना आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। मंजर कितना भयानक था, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर कई दफ्तरों में आग लगा दी गई। सीढ़ियों के दरवाजे तक बंद कर दिए गए थे। उन लोगों का मानना है क्या पुलिस इस बिल्डिंग के ऊपर था, वहाँ से टीयर गैस उन लोगों ने छोड़ दिया, इसलिए उन लोगों ने इस पर अटैक किया है। उन लोगों का मानना यही था। अब हम लोग भीतर में थे, ये तो 24 आवर ओपन रहता है, हम लोग को खोलना ही पड़ता है। और उसके बाद हम लोग भीतर ही थे, यहाँ से देख रहे थे, उधर टीयर गैस मार रहा था, तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे। अचानक से एक बार में ही 50-60 ढूंगा मुड़ा पत्थर वो मारने लगा। वो लोग, हम लोग यहाँ पर छुपे हुए थे इस भीतर में, और उसके आधा घंटा 45 मिनट के बाद हम लोग यहाँ से निकल करके गए। जब उस साइड आग लगा दिया गया, बिल्डिंग हीट हो गया एकदम 50-60 डिग्री से ऊपर। बॉडी में एकदम हीट प्रोड्यूस होने लगा और धुआं ही धुआं भर गया इस बिल्डिंग में। और उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से नेपाल के लिए। हम लोग तो पार्टीगत से देखे तो वैसा कुछ भी नहीं था। नेपाल में बहुत करप्शन हो गया क्या, और अचानक लोगों के मन में ये ख्याल आने लगा कि अब राजतंत्र आएगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ऐसे करके तो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी प्रोटेस्ट का भागीदार तो नहीं थे, फिर भी यहाँ पर हम लोग अपना काम कर रहे थे। और ना हम लोग इस तरफ है ना उस तरफ है, हम लोग तो न्यूट्रल है, हम लोग कमा के खाने वाले में से नॉर्मली। अब क्या होगा देखिए। अब यही हाल बिल्डिंग में जानवरों के अस्पताल का था।
छत से टीयर गैस के गोले छोड़े गए और बाद में आंदोलनकारियों ने अस्पताल को निशाना बना दिया। ये इसके बगल वाले बिल्डिंग में आंदोलनकारी ऊपर चढ़े और जितना भी फर्नीचर था उसमें पेट्रोल डालकर आग जला दिया और वही आग के लपटे से वो पूरा बिल्डिंग जलकर ध्वस्त हो गया। और जब ये दोनों बिल्डिंग अटैच्ड है खास, तो वो जो आग का जो लपटा था, वो जो धुआं था, वो पूरा बिल्डिंग भर गया था, ये वाला बिल्डिंग। और जब हम लोग सफोकेट करने लगे तब पुलिस ने बल प्रयोग करके यहाँ गेट से आंदोलनकारियों को साइड किया और हम लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया। उसके बाद हम लोग बाहर गए और बाहर जाने के बाद जब मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे बाद आया, उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पर चोरी चकारी मतलब जितना चाहे सब सामान वामान लेकर, वहाँ पर काउंटर भी नहीं रखा हुआ है। लेकिन सवाल है कि जो सुबह 8 बजे से चल रहा आंदोलन शांत था, वो 12 बजे तक हिंसात्मक कैसे हो गया? इसकी वजह अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बताई। ये वो जगह है जहां पर ये आंदोलन चल रहा था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भीड़ उग्र हो गई, आगजनी हो गई, पथराव हो गया? यहाँ पर आंदोलन आपका सुबह से 8 बजे से शुरू था और ये फील्ड में बहुत सारे लोग जमा हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक रूप से ही आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर कुछ नेता, राप्रपा पार्टी का नेता, वो भाषण दे रहे थे और टेंटेटिवली 12 साढ़े 12 बजे के करीब आंदोलनकारियों का कहना है कि ऊपर छत पर जाकर ऊपर से आंसू गैस के गोले दागे गए और कुछ रबर बुलेट फायर की गई उस साइट पर, आंदोलन हो रहे ठाव वहाँ पर। और वहाँ से एक उग्र रूप का भीड़, करीब 300-400 लोग होंगे। हम लोग तो रिस्पांस टाइम ही नहीं पाए। अचानक इतना बड़ा बड़ा पत्थर, ये शीशा में से पथराव होने लगे। पुलिस ने नेपाल में प्रदर्शनकारियों को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद से फिलहाल नेपाल शांत है, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि मौजूदा सरकार किसी हाल में इस आंदोलन को पनपने नहीं देना चाहती। लेकिन राजा समर्थक कह रहे हैं नेपाल के लिए, नेपाल के भविष्य के लिए राजशाही जरूरी है, हिंदू राष्ट्र जरूरी है और इसके लिए केपी का जाना जरूरी है। भूटानी बनाकर बेचने के लिए नेपाली लोग को यहाँ का राजा ने जो उद्योग, कल कारखाना, विभिन्न बहुत सारे चीज किया था। मित्र राष्ट्र से मांग कर यहाँ का बड़ा बड़ा कल कारखाना, उद्योग किया, सब बेच कर खा गया है। अभी आकर जनता को मालूम हो गया ये लोग से अब देश संकट में, जनता संकट में, गरीब दिन पर दिन गरीब बनते जा रहा है, ये नवधनाढ्य बन रहा है। इसीलिए अब देश बचाने के लिए राजा आना जरूरी है। विश्व के एकमात्र सनातन सापेक्ष हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है बोलकर जनता सड़क में आकर बोले राजा आओ, देश बचाओ बोलकर जनता राजा के घर में जाकर आप कुछ कीजिए। हिंदू राष्ट्र होने के लिए राजशाही तो चाहिए, कि बिना राजा के हिंदू राष्ट्र असफल रहेगा, सक्षम नहीं रहेगा, क्योंकि एक वही है जो हिंदू राज्य में राजा को भगवान विष्णु के समान माना जाता है। इसलिए हिंदू राज्य के लिए राजा होना जरूरी है। लेकिन देश या विश्व की बात कहें तो लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है। आप लोग राजशाही क्यों चाहते हैं? लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है अगर उसको अच्छा से हैंडल करने वाला हो तब। देखिए पहले भी बहुत हमने देखे हुए हैं, विश्व का एक इतिहास भी है, जहाँ जहाँ राजा को फेंका गया वहाँ फिर राजशाही स्थापना हुआ है और वो देश भी बहुत डेवलप है। जापान में देखिए वो पहले वहाँ भी अभी भी राजा है, राजा का अपना स्थान देंगे, चलाने वाले नेता लोग चलाएंगे, प्रधानमंत्री चलाएंगे देश। तो एक अभिभावक के रूप में राजा को रखना चाहिए, क्योंकि देश के लिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो एक पार्टी का रहता है, पूरा देश का नहीं रहता है, पूरा पार्टी का नहीं रहता है। अगर हम राजा को रखेंगे तो सबके लिए रहेंगे, सब जनता के लिए रहेंगे, कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं राजा रहेंगे। 1-2 महीने नहीं, नेपाल में पिछले कुछ सालों में हिंदू राष्ट्र को लेकर समर्थन जुटने लगा है।
84% हिंदुओं को लगता है कि राजा की सत्ता थी तो नेपाल की इकोनॉमी, रोजगार, सबकी स्थिति ठीक थी और यहाँ के हिंदू भी धर्म को लेकर गर्व महसूस और सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन ये होगा कैसे? ये तभी संभव है जब राजा की वापसी होगी। उधर राजा ज्ञानेंद्र भी हर उसी चीज को छू रहे हैं जिसका रास्ता राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी की तरफ जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री से नजदीकी, महाकुंभ में जाना और राजशाही समर्थकों के हाथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर होना, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है। बात इतनी ही नहीं है, नेपाल की राजनीति को समझने वाले तो हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग के पीछे कई दूसरी वजह भी बता रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर हिंदुओं की आबादी का घटना और मुस्लिमों की आबादी का नेपाल में बढ़ना भी है। कि नेपाल बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक देश था, इसीलिए भी सब मिलजुल के रहते थे। अभी क्या हो गया, बाहर से पेनिट्रेशन होने लगा कि धर्मांतर संविधान में अलाउ नहीं है नेपाल अभी भी। तो धर्मांतर की वजह से जब मुस्लिम बढ़ने लगे बाहर के, यहाँ की लोकल मुस्लिम तो एक हम भाईचारा जैसा रिलेशन है। अब इवन इस्लामी की ईसाई का भी भाईचारा जैसा रिलेशन, लेकिन बाहर का पेनिट्रेशन, धर्मांतरण जिस तरह से तीव्र तेजी से बढ़ने लगे तो ये इससे दिक्कत आ गई लोगों को।